दिन डूबने लगा है। आधा आसमान लाल पीले रंग की गहराई से भरा है, बाकी आधा काला होकर अपनी जड़ें फैलाने की तैयारी में है। नीचे सड़क पर दिन भर की तेज गर्मी के बाद शाम की ठंडक में बाजार करने आते लोगों की भीड़ उमड़ रही है। ऊपर आसमान अपने घर लौटते पक्षियों से भरा है। हर रोज मैं भी इस वक्त ऑफिस से घर आने के लिए आधा रास्ता तय कर चुका होता हूं, लेकिन आज मैं ऑफिस नहीं गया। कारण मुझे एक निर्णय लेना था, एक जरूरी निर्णय, जिसके लिए मुझे अपना पूरा दिमाग खाली रखना था, बिना किसी तरह की दफ्तरी चिक-चिक के। प्राइवेट कंपनी के गधा हमाली करने वाले कर्मचारियों को कुछ जरूरी बातें सोचने के लिए बहाना मारकर छुट्टी लेनी ही पड़ती है, लेकिन अपनी छुट्टी का मैंने कोई खास फायदा अब तक नहीं उठाया है। दिन भर बिस्तर पर लेटकर और शाम छत नापकर बिताने के बाद भी ख्यालों का कांटा उसी एक सवाल पर अटका है, तुम आओगे ना? कल रात फोन पर कहे उसके इन शब्दों ने पहली बार मेरे रोंगटे खड़े किए हैं। यूं तो सालों से उसके घर मेरा आना जाना वैसे ही है, जैसे खुले आंगन में नीम के पेड़ की पत्तियों का गिरना, बिन बुलाए जाना और फिर वहीं का होकर रह जाना, तब तक जब तक या तो मेरी कोई अर्जेंसी ना आ जाए या उसके सोने का वक्त ना हो जाए। 3 माले की इस बिल्डिंग के ऊपर मेरा घर है, नीचे उसका, और उसके भी नीचे है स्टेट बैंक का ऑफिस। हम दोनों के पिता सालों से इस घर में किराए से रह रहे हैं। मकान मालिक को मैंने भी कभी नहीं देखा, वो विदेश में रहता है। उसका कोई रिश्तेदार हर महीने किराया लेने आता है, बस इतनी ही जान पहचान है। आस पड़ोस के पूरे एरिया में सदर बाजार पसरा है। कुछ एक मकान हैं जिनमें लोग रहते हैं, लेकिन बाजार के बीच अलग अलग मकानों में रहने वाले लोग, जिनके घरों के नीचे किराए से चढ़ी दुकानों में सुबह से रात तक ग्राहक भरे रहते हैं, वो अक्सर वैसे पड़ोसी नहीं बन पाते जैसे शायद कॉलोनियों में रहने वाले बन पाते होंगे। मैं और जुबी भी इसी वजह से एक दूसरे के पक्के दोस्त बने, क्योंकि हमारे पास दोस्त बनाने पड़ोस में कोई और परिवार नहीं था। बचपन से ही बड़ा सदर बाजार होने की वजह से माँ बाप ने स्कूल ट्यूशन के अलावा घर से नीचे उतरने ही नहीं दिया। माँ को बहुत डर लगता था, इतनी भीड़ में कब कौन मुझे उठा ले जाए, फिर फिरौती मांगे। पापा के पास तो अपना मकान भी नहीं जिसे बेचकर वो मुझे बचा पाएंगे। अखबार में बच्चों के लापता होने की खबरें पढ़ पढ़कर अक्सर माँ को मेरे बारे में ऐसे सपने आते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि मेरे दोस्तों की लिस्ट घटती गई। स्कूल के कुछ एक दोस्त पहले आते थे, फिर जब मैं किसी के घर नहीं जाता था तो सबने मेरे घर आना भी कम कर दिया। 2-3 हैं अब भी जो जिगरी हैं, और लंगोटिया भी। उनके अलावा सिर्फ एक जुबी ही है जो मेरी दोस्त है। हमारे घर वाले कहते हैं कि हम जय और वीरू हैं, वही शोले वाले। जुबी वीरू और मैं जय। हाँ, बस इस दोस्ती में जुबी लड़की है और मैं लड़का, इतना ही फर्क है। यकीन नहीं कर पा रहा हूं कि आज इसी फर्क ने मेरे कदमों को उसके घर की तरफ बढ़ने से बांध दिया है। शायद मेरे कदम आज भी ना रुकते अगर उसका घर गेंदे और मोगरे के फूलों से ना सजा होता, रिश्तेदारों से ना भरा होता। कल रात शादी से पहले की हल्दी वहां ना खेली गई होती, और आज रात उसने मुझे अकेले में मिलने ना बुलाया होता। यूं तो अब तक न जाने कितनी ही बार खुद उसके माँ बाप मुझे उसके पास अकेला छोड़कर गए हैं ताकि वो घर में अकेली न रहे, लेकिन आज जब उसने मुझे अकेले में मिलने बुलाया है तो मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। वो मुझसे 5 साल छोटी है, लेकिन मुझसे 10 साल बड़ी जितनी समझ है उसमें। मुझे भी ये तब पता चला था जब पहली बार शीलू आंटी यानी उसकी माँ मुझे उसके पास अकेला छोड़कर गई थी। तब मैं 15 का था और वो 10 की। उस दिन डॉक्टर के पास से वापस लौटी शीलू आंटी घर में घुसते ही सोफे पर ऐसे बैठ गई थी जैसे अपनी आत्मा कहीं किसी मंदिर मजार पर जुबी के लिए दुआएं मांगने छोड़ आई हो।
और बेजान शरीर को निढाल सोफे पर धंसने के लिए छोड़ दिया हो। कुछ देर तक उन्हें सुस्त और बेजान पड़े रहने के देने के बाद जब जुबी ने अपनी चटाई के साथ खिसकते हुए उनके पास पहुंचकर उनके हाथ पर अपना हाथ रखा था, तो उनके अंदर की ममता आंसू बनकर फूट पड़ी थी। ये आखिरी उम्मीद थी बेटा, इस डॉक्टर ने भी वही कहा। इतना कहते कहते शीलू आंटी के खामोश आंसू गहरी तेज चुभन भरी सिसकियों में बदल गए। जुबी बस उनके हाथ पर अपना हाथ फेरती रही थी। उसकी मां उसी के लिए रो रही है, इस बात का एहसास उसे था, और शायद इस बात का भी कि इस वक्त उसकी हिम्मत ही उसकी मां को संभाल सकती है। उसी एहसास ने उसके आंसुओं को कभी भी उसकी मां के सामने नहीं आने दिया। उनका गवाह आज तक सिर्फ मैं बना हूं। उस दिन शीलू आंटी के कंधे पर टंगे बैग से झांकती जुबी की रिपोर्ट्स ने हमसे कह दिया था कि अब हम थक गए हैं, हमें किसी अलमारी की दराज में सुला दो, अब हमारी जरूरत फिर नहीं पड़ेगी। जुबी न्यूरॉन्स फाइब्रोमेटोसिस ऑफ द स्पाइन एंड कंजेनिटल टेलीफेजी क्विनोवोरस नाम की बीमारी के साथ पैदा हुई थी। इस बीमारी का नाम जितना बड़ा और खतरनाक था, उतना ही गहरा और तकलीफदेह उसका असर जुबी की जिंदगी पर पड़ा था। उसके शरीर का आधा हिस्सा शून्य था। वो अपने शरीर के निचले हिस्से को महसूस नहीं कर सकती थी। जिस उम्र में बच्चे बोलना सीखते हैं, उसी उम्र में जुबी ने भी सीखा, लेकिन जिस उम्र में बच्चे चलना सीखते हैं, उस उम्र में जुबी ने अपनी चटाई के साथ घिसटना सीखा, हमेशा के लिए। मैं स्कूल से लौटकर पापा के स्कूटर से उतर रहा था जब ट्रक से अनलोड होता सामान देख रहे अमित अंकल को मैंने पहली बार देखा था। कुछ देर तक पापा वहीं खड़े होकर अमित अंकल को हेल्प करते रहे और मैं उनके उतरते सामान को गिनता रहा। उस दिन मैंने जुबी को भी पहली बार देखा था। अपनी मां की गोद में थी, मुड़े हुए पैर जिन पर पट्टियां बंधी थी, जो उसकी गुलाबी रंग की फ्रिल वाली फ्रॉक से बाहर लटक रहे थे। उसका चेहरा उतना ही मासूम और प्यारा था जितना उस उम्र की बच्चियों का होता है। लेकिन यादों को टटोलूंगा तो उस दिन की मुझे इतनी ही याद बाकी है जिसमें मेरी नजरें बहुत देर जुबी के पैरों पर अटकी रही थी। जुबी 6 साल की थी जब अमित अंकल अपने परिवार के साथ इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुए थे। हम यहां उनसे भी 3 साल पहले आए थे। 4 साल में जुबी और मैं जितने अच्छे दोस्त बने, उतने ही अच्छे दोस्त और सहेलियां हमारे माँ बाप बने। जुबी का बड़ा भाई मुझसे 1 साल बड़ा था, हॉस्टल में पढ़ता था। जुबी को संभालने की वजह से ही उसे हॉस्टल में डाला था ताकि 2 बच्चों में उनकी जिम्मेदारी बंटे ना। वो छुट्टियों में आता था। कुछ सालों में उससे भी मेरी अच्छी बातचीत होने लगी थी। जुबी और मेरी दोस्ती की खास वजह हमारे शौक एक से होना भी था। वीडियो गेम के लिए दीवानगी और पेंटिंग के लिए सिर चढ़ता जुनून ही वो कारण रहा जिसने हमें हमेशा एक धागे में बांधे रखा। जब पहली बार मैं जुबी के घर गया था, तब वो खिड़की के पास बैठकर अपनी ड्राइंग बुक में कुछ बना रही थी। नए पड़ोसी होने के नाते मैं शाम को अपनी मां के साथ उनके घर गया था। उसे बैठा हुआ देखकर ये अंदाजा लगा पाना तब भी मुश्किल था और आज भी उतना ही मुश्किल है कि उसे एक ऐसी बीमारी है जिसने उसके आधे शरीर को खा लिया है। उसकी ड्राइंग में हमारे इनके सामने की चूड़ियों की दुकान में चूड़ी पहनती औरतों की रंग बिरंगी कलाइयां देखकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो पेंटिंग एक 6 साल की बच्ची ने बनाई है। मां ने उसकी तस्वीर देखकर कहा था, इसकी तस्वीर में ना सिर्फ कांच और लाख की बारीकी है, बल्कि औरतों के मटकते हाथों में चूड़ी की खनक भी सुनाई दे रही है। लगता है जैसे आधे शरीर की शून्य करके ऊपर वाले ने पूरी ताकत उसके हाथों में दे दी है। मुझे उस समय इतनी गहरी बातों की समझ तो नहीं थी, लेकिन मेरी माँ, जो शहर की जानी मानी पेंटिंग सिखाने वाली महिला है, जो हर दिन लगभग 50 बच्चों को पेंटिंग सिखाती हैं, उन्होंने अगर जुबी की इतनी तारीफ की है तो बेशक उसकी पेंटिंग आला दर्जे की होगी। मैं भी पेंटिंग करता था,
इसलिए जुबी की पेंटिंग को पहली नजर में देखकर बहुत खुश हुआ था। अपनी उम्र के हिसाब से उस समय पहला और आखिरी सवाल मैंने यही पूछा था, तुमने सिर्फ रंग भरा है या पूरा खुद बनाया है? उस दिन के बाद मैं हर रोज दिन के कुछ घंटे जुबी के साथ बिताता। कभी हम साथ पेंटिंग करते तो कभी मारियो में एक दूसरे को हराते। खिड़की पर साथ बैठकर बाहर से निकलती गाड़ियां देखते, उनको गिनते। साथ बैठकर ही चूड़े वाले की मिमिक्री करते। धीरे धीरे मैं जुबी की दिनचर्या का एक हिस्सा बन गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे चटाई पर घिसटकर अपने सारे काम निपटाना। घिसटने की वजह से पैरों में बनने वाले घावों को रोज खुद साफ करना, मरहम पट्टी करके उन पर पन्नी बांध लेना और बाथरूम के लिए खुद ही मशक्कत करके अपने पैरों को उठाना, फिर हमेशा गीला हो जाने की वजह से बाहर आकर पूरे कपड़े बदलना, और कभी कभी महसूस ना हो पाने की वजह से टॉयलेट का कपड़ों में ही छूट जाना उसकी दिनचर्या में शामिल था। वैसे ही वक्त के साथ मैं भी हो गया। शुरू शुरू में हम दोनों एक दूसरे से असहज रहते थे, लेकिन जिस दिन से जुबी के मन से उसके कपड़े गीले होने की शर्म चली गई, उस दिन से मेरे मन से उसके लड़की होने की शर्म चली गई। 2 साल बीतने तक हम दोनों सिर्फ दोस्त बन गए, जाति लिंग के भेदभाव से परे सिर्फ दोस्त। सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा था और चलता भी रहता, अगर एक दिन वो दिन न आया होता। उस दिन जुबी का 11वां जन्मदिन था। दिवाली का दिन होने की वजह से जितना हमने घर को जन्मदिन के लिए सजाया था, उतना ही रंग बिरंगी लड़ियों और दियों से बाहर भी सजा था। शाम का वक्त था, पटाखों की आवाज से आसमान गूंज रहा था। कई सालों बाद दिवाली का दिन और जुबी का जन्मदिन साथ साथ पड़े थे। मेरा बहुत मन था कि इस दिन जुबी को घर से बाहर निकाला जाए। बचपन से जिस दिन से उसकी गोदी छूटी थी, उसी दिन से उसका घर से बाहर निकलना छूट गया था। उसे तो शायद पता भी नहीं था कि खिड़की के बाहर की दुनिया कैसी है। हमारी गली के नुक्कड़ के बाद जहां सड़क उसकी नजरों से ओझल होने लगती है, वहां से शहर की रौनक से भरा सदर बाजार शुरू होता है, जहां की आतिशबाजी से सजा रंग बिरंगा आसमान देखने पूरा शहर उमड़ता है। उस आतिशबाजी के किस्से भर जुबी ने सुने थे। मैं उसे वो सब दिखाना चाहता था, उसकी इस दिवाली को यादगार बनाना चाहता था। बन भी जाती अगर दिवाली की रात के ही ढेरों रंगों में से एक रंग ने उस रात को जुबी के नाम एक कसैला अनुभव न लिखा होता। जुबी का जन्मदिन अच्छे से मनाने और दोनों घरों में दिवाली पूजने के बाद हम सभी सदर बाजार जाने को तैयार थे। मेरे दूर के चाचा आए हुए थे, जिनके पास कार थी। उन्हीं की कार में जुबी को घुमाने ले जाना तय हुआ था। जुबी बाइक पर नहीं बैठ सकती थी। सजे धजे से मैं और जुबी का भाई आगे चल रहे थे। जुबी को गोद में उठाकर अमित अंकल हमारे पीछे। आधी सीढ़ियां ही उतरे थे कि अमित अंकल जुबी को लेकर वापस घर की तरफ भागे। हम पलटकर देखते, तब तक लंबे कदमों से सीढ़ियां लांघकर अमित अंकल उनके घर में दाखिल हो चुके थे। मैं और जुबी का भाई भी जब दौड़कर ऊपर पहुंचे तो हमें पहली नजर में कुछ समझ नहीं आया। दरवाजे से घुसते ही दाहिनी तरफ पर बने बाथरूम में जुबी नजरें झुकाकर बैठी थी। शीलू आंटी तेज कदमों से अंदर वाले कमरे से बाहर आ रही थी। हम दोनों लड़कों को बाथरूम के बाहर जुबी के पास खड़ा देखा तो डांटकर अंदर जाने को कहा। हमें देखकर उन्होंने अपने हाथ के सामान को पीछे छुपा लिया था। हम माहौल को समझने की कोशिश में अंदर पहुंचे तो अमित अंकल सोफे पर बैठे थे। उनके चेहरे ने तो हमें कुछ नहीं बताया, लेकिन उनकी शर्ट पर लगे कुछ खून के धब्बों ने हमारे सवालों को गले से बाहर नहीं आने दिया। 17-18 साल के हम दोनों लड़के स्कूल में साथ पढ़ने वाली लड़कियों की वजह से इस असमंजस वाली स्थिति को समझ पाए थे। उस दिन के बाद कुछ दिन तक मैं जुबी से मिलने नहीं गया। उसकी झिझक ने मुझे रोक रखा था, या मेरी शर्म ने, ये ठीक से कह पाना मुश्किल है। लेकिन धीरे धीरे जुबी और मेरे बीच शर्म और झिझक का ये लिफाफा भी खुल गया। सोचता हूं अगर मैं लड़की होता या जुबी लड़का तो शायद हम एक दूसरे के उतने अच्छे दोस्त नहीं होते जितने अब हैं।
तब एक ही प्रजाति के होने से हमारे जज्बात की किस्म भी एक ही होती, इसलिए शायद नापतोल ज्यादा होती। अभी हमारे जज्बात की किस्में भी अलग हैं, जिससे उन्हें समझने की चाहत है, अधूरेपन को पूरा करने की लालसा है, ना कि नापतोल। मैं होता उस जगह या वो होती इस जगह के तर्क नहीं, और ना ही कम ज्यादा की तुलना है। अभी हम टूटे हुए उन दो टुकड़ों की तरह हैं जिन्हें मिलाकर एक बनाया जा सकता है। सोचते सोचते मैंने शायद अपने ही सवाल का जवाब पा लिया है, जिसने मुझे जुबी की पुरानी यादों से बाहर निकाला। सब कुछ इतना ही साफ है तो मुझे उसके सवाल का जवाब ढूंढने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्यों मैं उसे हाँ नहीं कह पा रहा हूं, ये जानते हुए भी कि उसने जो मांगा है वो उसे सिर्फ मैं ही दे सकता हूं। जतिन, कब से आवाज लगा रही हूं, कहाँ खोया था? ये ले, जुबी का फोन आ रहा है, मैं नीचे आंटी के घर जा रही हूं। मैं ख्यालों में इतना उलझा था कि मेरी माँ को मुझे होश में लाने के लिए ऊपर आना पड़ा। जाहिर है मैंने उनकी आवाजें सुनी नहीं होंगी। मोबाइल पर अब भी जुबी का फोन बज रहा है। कुछ देर तक स्क्रीन को चमकते रहने देने के बाद मैंने फोन काट दिया है। तैयार होने नीचे जा रहा हूं, सोचकर कि उसे समझाऊंगा। अब यह संभव नहीं, मैं उसे मना कर दूंगा। यही सोचते सोचते तैयार होकर नीचे पहुंचा हूं। मेहमान धर्मशाला में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अरे जतिन, तू अब तक यहीं है? अमित अंकल ने सीढ़ियों से उतरते हुए कहा तो मैं झिझक गया, जैसे चोरी पकड़ी गई हो। हाँ अंकल, बस जुबी के साथ पहुंचता हूं। ये कहकर मैं नजर चुराते हुए सीधे जुबी के पास पहुंचा हूं तो वो फोन में मेरा ही नंबर निकाले बैठी है। मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे। मुझे देखते ही उसके चेहरे की चमक ने मुझसे कहा। उसके होंठ तो नहीं खुले, लेकिन उसकी आंखें मेरी मौजूदगी से वैसे ही झिलमिला उठी हैं, जैसे किसी अंधेरे कमरे में अचानक से बहुत सारी लाइट्स जला देने के बाद रोशनी दमक उठती है। मैं उसके पास बैठा तो उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम ना कहने आए थे ना? मैंने कहा, मैं हां नहीं कह सकता जुबी, ये हमारे रिश्ते के साथ धोखा है। ये धोखा नहीं, यही वफा है। तुम्हारे अलावा मैं किसी और से इस वफा की उम्मीद नहीं कर सकती, उसने कहा। फिर बहुत देर तक खामोशी रही। घर में हर तरफ पत्तों से बिखरे रिश्तेदार आते जाते मुझे और जुबी को घूर रहे हैं। उनकी निगाहें मुझे और भी ज्यादा असहज बना रही हैं। मैं जुबी से थोड़ा दूर खिसक गया हूं। मैं 21 की हो गई हूं जतिन, और कुंवारी नहीं मरना चाहती। उसने ये बात तुरुप के उस इक्के की तरह फेंकी है जिसे काट पाने की औकात खेल के किसी भी खिलाड़ी में नहीं होती। वो जानती है कि मैं भी ये बात जानता हूं कि इस बीमारी वाले मरीजों की औसत उम्र 25-26 साल होती है। उसके पास अगले 4 साल हैं। ये बात पिछले महीने मुझे अमित अंकल ने भी कही थी। और ये कमरा जुबी का। अपने नए घर के सबसे बाहरी कमरे की बालकनी में खड़े होकर अमित अंकल ने मुझसे कहा था। फिर जहां तक उनकी नजर जा रही थी वहां तक का मुआयना करके बोले थे, उसने कभी खिड़की के बाहर की जिंदगी नहीं देखी, इसलिए मैंने सदर की सबसे ऊंची बिल्डिंग का ये फ्लैट चुना है, जिससे वो इस शहर की आधी बस्ती देख सकती है, उड़ते हुए हवाई जहाज देख सकती है, झील में डूबता हुआ सूरज भी। उसकी जिंदगी की शाम भी हो ही चली है, पता नहीं कब रात हो जाए। बहुत कोशिश के बाद भी अंकल उस दिन अपने कोनों से गिरता पानी मुझसे छुपा नहीं पाए थे। बोलो ना, तुम ना कहने आए थे ना? उसने मेरे हाथ पर हाथ रखकर पूछा तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी आंखों के कोने भी ख्यालों ने भिगो दिए हैं। मेरी समझ कुछ कहती उससे पहले ही मेरे दिल ने कहा, नहीं, परसों भाई की शादी के बाद हम नए घर में चले जाएंगे, फिर तुमसे मुलाकातें कम हो जाएंगी।
वो बात करना चाहती है शायद, और मैं बस चुपचाप सुन रहा हूं। तुम आज जो मुझे दोगे उसका पूरा एहसास तो मुझे नहीं होगा। मेरा आधा शरीर। इसके आगे उसने कुछ नहीं कहा। क्या कहती कि प्रेम का जो पौधा वो आज हम दोनों के बीच बोना चाहती है उसमें फल तो कभी नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी वो पौधा लगाना चाहती है अपने मुरझाते जीवन में आखिरी हरियाली देखने। रात गहरा चुकी है। सारे मेहमान धर्मशाला जा चुके हैं। अगले 2 घंटे बाद हम दोनों को भी जाना है। जुबी ज्यादा देर बैठ नहीं सकती, इसलिए मुख्य कार्यक्रम के वक्त उसे कार्यक्रम स्थल पहुंचाने की जिम्मेदारी मुझे मिली है। इन्हीं 2 घंटों में आज मुझे जुबी की जिंदगी में नारीत्व की संपूर्णता का बीज अंकुरित करने की जिम्मेदारी भी पूरी करनी है।